जो सेकंड फंक्शन है ब्लड का वो है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। तो ब्लड जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बॉडी सेल्स से और उसको भी बाहर की तरफ भेज देता है, मतलब बाहर सप्लाई करता है। तो पहला था ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकंड, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। थर्ड है इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और उसको बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ब्लड के तीन फंक्शंस, पहला इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स एंड गिव इट टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट, के बाहर फेंकने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो लंग्स को दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, तो ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है ये सारा का सारा होता ब्लड के थ्रू ही है। ब्लड के ऊपर से सुपर इम्पोज कर जाती है गैसेस। ठीक है, मतलब समझ लीजिए जैसे ब्लड एक ट्रेन है, उस ट्रेन के ऊपर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैरी करती है, तो ब्लड एक कैरियर है। ठीक है, फोर्थ है इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो हार्मोन्स हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड से लेता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड ये इधर होती है सर पे, मतलब जहाँ पर हमारा सर खत्म होता है इसमें नीचे की तरफ होती है। तो हमारी बॉडी में अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, ये जो फ्रंट वाला है दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड हिंड ब्रेन, इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो जो हिंड ब्रेन होता है, अच्छा, और हर ब्रेन की अलग अलग खासियत है, हर एक ब्रेन की अलग अलग खासियत है। ब्रेन का एक पार्ट जो है, जो यहाँ वाला जो पार्ट है, जो मिड ब्रेन है, वो मिड ब्रेन रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। वो रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। रिकग्निशन ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में देखा होगा कि वो कहता है कि मेरी तो याददाश्त चली गई, उसको सर पे चोट लग गई, उसकी याददाश्त चली गई, अब वो पहचान नहीं रहा है। ठीक, तो अब जब मैं छोटा था मैं भी देखता था फिल्म में, तो मुझे लगता था कि याददाश्त चली गई तो फिर इसको लैंग्वेज कैसे याद है, नहीं समझे, है ना, फिर लैंग्वेज कैसे याद है, फिर ये हिंदी इंग्लिश कुछ भी ये बोल कैसे रहा है। एक्चुअली याददाश्त चली जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो भी अलग अलग तरीके की होती है। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं उसमें ये है कि वो रिकग्निशन वाला पैटर्न खत्म हो गया, कि वो रिकग्नाइज करना भूल गया कि ये आदित्य है। ठीक है, अब वो आदित्य आया सामने तो उन्होंने कहा कि ये आदित्य नहीं है, ये तो पार्थ है। ठीक है, तो अब ये पार्थ है बस, तो उसके लिए अब उसने ये चीज़ रिकग्नाइज कर ली, पुराना जो रिकग्निशन पैटर्न था वो सारा खत्म हो गया। ठीक, तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का काम ये होता है इन सारे के सारे फंक्शंस को, इन सारे के सारे फंक्शंस को, कि रिकग्निशन हो गया, रिकग्निशन के अलावा जो है मेमोरी हो गई, कि भाई हमने पुरानी कोई चीज़ याद कर रखी और फिर एकदम से बोल दिया। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम आपने याद कर रखी, आप एकदम से बोल देंगे, तो वो कहीं तो स्टोर हुई है। तो ये बड़ा मतलब टेक्निकल चीज़ है ये भी, कि हमारे माइंड में जो चीज़ें स्टोर होती हैं, तो माइंड भी एक CPU की तरह काम करता है। जैसा हिंड ब्रेन का यूज़ क्या होता है? हिंड ब्रेन का यूज़ होता है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, कि आपको सीधे खड़े होना है। ठीक है, कई बार होता है ना कि किसी के सर पे पीछे मारी चोट और वो ऐसे लुढ़क कर गिर गया सीधा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये ख़ास तौर पर जो कमांडो फोर्सेस होती हैं, है ना, और मिलिट्री फोर्स में, उसमें ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इस तरीके की दी जाती है कि आपको अगर कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि ख़ास तौर पर जो आर्म्ड फोर्सेस वाले होते हैं वो उनको ज़मीन पर लड़ना होता है, थल सेना बोलते हैं ना उसको हिंदी में, थल सेना मतलब ज़मीन वाली सेना। तो ज़मीन वाली सेना पर उनको हर तरीके की ट्रेनिंग होती है। आप वेपन्स चलाना भी जानते हैं, जो मतलब जैसे बंदूकें वगैरह होती हैं वो भी चलाना जानते हैं। उसके अलावा वो वेपन से फाइट करना भी जानते हैं, यानी कि तलवारबाजी और ये सारी चीज़ें वो भी जानते हैं। और अगर उनके पास वेपन्स ना बचें तो वो हाथों से और पैरों से भी लड़ना जानते हैं, जैसा कि गलवान में हुआ था। पता है ना, लास्ट ईयर गलवान में हुआ था, नहीं पता? पता ही नहीं कुछ भी, गलवान नहीं जानते। इंडिया चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश के पास में गलवान बॉर्डर, और गलवान बॉर्डर में हाथापाई भी नहीं हुई थी, वो बड़ा प्लान्ड वे में करा गया था। जो लकड़ी के डंडे होते हैं ना, लकड़ी के डंडों में कीलें ठोक रखी थी, आर पार निकली हुई कीलें। ठीक है, और वो जो है वो इस चीज़ की पूरी प्लानिंग कर रखी थी
कि जब जो हमारे सोल्जर्स हैं, और ये हो रखा था, दो तरीके के लाइन्स होती है। एक होती है लाइन ऑफ कंट्रोल होती है LOC, एक होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, वो होती है LAC। तो जो एक्चुअल कंट्रोल वाली लाइन होती है, एक्चुअल कंट्रोल वाली जो लाइन है, एक्चुअल कंट्रोल वाली लाइन पर ये एक कोएलिशन होता है, 2 या 3 या जितने भी कंट्रीज़ के बॉर्डर लग रहे हैं, कि वहाँ पर आप वेपन्स लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप अगर जाएंगे भी, आप वेपन्स लेकर नहीं जाएंगे। तो हमारी जो आर्मी है वो रूल्स बड़े कायदे से फॉलो करती है, उनके पास वेपन्स नहीं थे, और उन्होंने ये शो करा कि भाई हम तो पहाड़ी रास्ते पर चलने के लिए इसलिए हम डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन डंडों पर एक्चुअली वो पहले से ही प्लान था, उन डंडों पर कीले आर पार निकली हुई थी, और उन्होंने उन कीलों से, मतलब कीलों वाली साइड से उन्होंने मारना शुरू कर दिया एक्चुअली, मतलब सीधा सीधा बस लड़ाई हो गई चाइना के सोल्जर, चाइना के सोल्जर्स से। और उसके बाद जो है, मतलब इतना हमला होने के बाद भी हमारी ये, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, मुझे भी किसी आर्मी वाले ने बताई थी, ये सबसे जो टफ और सबसे रिगरस ट्रेनिंग होती है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडियन आर्मी की है। इंडियन आर्मी से ज़्यादा टफ और इंडियन आर्मी से ज़्यादा रिगरस जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किसी का नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी सबसे टफ होती है। जो अमेरिकन्स होते हैं, कहते हैं ना अमेरिका की आर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, तो अमेरिकन्स को जो है, जब ये कहा जाता है ना कि भाई आपको हम जंगल के थ्रू ट्रेनिंग आपकी करवाएंगे, तो उसमें उनको एक पर्सन को एक दिन में जो है आपको सारे काम करने हैं, आपको 5 लीटर पानी मिला जाएगा, आपको पानी pीना भी है, उसी से हाथ मुँह धोने, जो काम करना है उसी पानी से आपको करना है। तो वो ट्रेनिंग होती है कि एक दिन में आपको 5 लीटर पानी दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर 1 लीटर बनता है बस, सिर्फ 1 लीटर। अब 1 लीटर में कर लो क्या करना, ठीक है ना, पानी भी पी लो, हाथ मुँह भी धो लो, और भी जो करना है, ब्रश जो भी आपको करना है, वो आप उसे 1 लीटर नहीं करेंगे, उसके अलावा पानी नहीं मिलेगा। तो आप ये देखिए कि इतने ज़्यादा टफ सोल्जर्स होते हैं, तो उन्होंने उस हथियार के बावजूद भी, जो चाइनीज़ थे, उन चाइनीज़ का बुरा हाल कर दिया था मार मार के, जो हमारे यहाँ के सोल्जर्स थे। और उसके बाद जो खास, जो मैं आपको ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया बता रहा हूँ किस लिए, ये एक खास चीज़ ये होती है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर इंसान को हाथ से भी मार दिया जाए, तो वो जो है अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है, ठीक है, जैसे कराटे में दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक जगह होती है, हिंड ब्रेन में एक जगह होती है, मेडुला बोलते हैं उसको, मेडुला, MEDULLA, मेडुला। हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उस चैप्टर में क्यों पढ़ेंगे इसको लाइफ प्रोसेस में भी तो पढ़ सकते थे ब्रेन को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब इंसान अपनी बॉडी पर से अपना, मत करो ऐसे, इंसान अपनी बॉडी पर से अपना कंट्रोल खो बैठता है, ठीक है। और आजकल फिजिकल असॉल्ट अलाउड नहीं है स्कूल्स में। पहले क्या होता था, पहले टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की ढंग से पिटाई भी कर दिया करते थे स्कूल्स में, ठीक है, होती है। हाँ, तो जो 2-3 चाटे हैं ना, वो नहीं, वो आपने इसका मतलब सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें भी ये खास तौर पर जो टीचर्स थे वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि कभी भी किसी बच्चे के इस हिस्से पर ना मारा जाए, जो ये वाला हिस्सा तो नाजुक होता है, वो अगर कभी गलत एंगल पड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। उसमें ये भी हो जाता है कि हमारी नर्व्स कनेक्टेड है, कई बार ईयर की के सुनने की जो आपकी पावर है वो चली गई, या देखने की पावर है वो चली गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस वजह से ये जो पीछे वाला जो हिंड ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बॉडी को जो पोस्चर है, पोस्चर को रेगुलेट करना, आप सीधे चल रहे हैं तो सीधे चलने का आपका, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना सीधे ही नहीं चल पा रहे, टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, तो उनको क्या है कि उनके कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसीलिए, समझ गए, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो सर रियल लाइफ में किसी की याददाश्त होती है? हाँ, और नहीं तो क्या, जाने कितने सारे लोग होते हैं ऐसे ही, इतनी दुनिया में इतने सारे साइकेट्रिस्ट बने हुए हैं, उनके पास लोग जाते हैं, न्यूरो सर्जन्स वगैरह, सबका यही काम रहता है। न्यूरो सर्जरी सबसे टफ चीज़ होती है बायोलॉजी में, इसमें मेडिकल लाइन में सबसे टफ चीज़ यही होती है, क्योंकि उसमें जो ब्रेन है, ब्रेन जरा सा भी इधर से उधर हुआ सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, उसके आगे जैसे इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, वो सारे के सारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद 5th है, इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो इसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट भी, जो ब्लड है,
ब्लड अपने अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम होता है यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, जनरल लाइफ से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, सभी के लिए बता रहा हूँ। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप मतलब किसी उसमें ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी, अगर यूरिन का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यूरिन का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किडनी पर असर आता है तो उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि नहीं अगला स्टेशन आएगा कर लूँगा वहाँ पर। भैया टॉयलेट में जाओ और जाकर कर लो। ठीक है, अगर बस में जा रहे हो तो बस को रुकाओ, नहीं मैं तो शौचालय में ही जाऊँगा, भाई कर लो। ठीक, तो उसमें होता ये है क्योंकि क्या पॉइंट लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो ब्लड ही है जो यूरिया को कंटेन करता है। यूरिया मतलब यूरिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिया ही होता है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो ब्लड यूरिन में मिक्स होकर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ब्लड आने लगता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी प्रेशर अगर ज़्यादा आया हुआ है, खासतौर पर यूरिन का, स्टूल का होल्ड कर लो एक बार को, कोई बात नहीं, लेकिन यूरिन का टीचर्स तो बेचते ही नहीं है, अपने काम कराने से मतलब होता है। अरे वो टाइम नहीं है, वो टाइम तो चलो कितना हो गया आपका, 40 मिनट का पीरियड होता होगा ना, तो 40 मिनट का पीरियड है, वो कोई बात नहीं। अरे कई बार ऐसा हो जाता है कि घंटों रोक रखा है, बेवकूफ़ होते हैं कई लोग, है ना, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि नहीं मैंने ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से उठकर जाऊँगा तो मेरी सीट कोई और ले लेगा। ठीक है, भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा, चल कोई बात नहीं जाते। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ नुकसानदायक है। हाँ चले जाओ, खड़े हो जाओ, और नहीं तो क्या, फिर अपना खड़े हो जाओ, क्या हो गया, पर वही है कि नहीं बैठे रहना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए जी आगे चलते हैं। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो जो ब्लड है वो बॉडी को डिजीजेस से भी बचाने का काम करता है। वो होता है ना हॉर्लिक्स विद इम्यूनिटी बूस्टर्स, तो वो जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है जो बना कर दिखा देते हैं टीवी में ऐड में, होता कुछ नहीं ऐसी बात। जो बोनवीटा आता है, कॉम्प्लान, ये सब कॉम्प्लान से मैंने सुना है बढ़ती है, बाकी पता नहीं। अरे तो अभी तो टाइम है, अभी तो 10th क्लास में आए हो, अभी 10th क्लास में आए हो, अभी तो मतलब बढ़ सकती है। चलिए अच्छा, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, हाँ स्विमिंग से हाइट बढ़ती है। किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो हाइट तो बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे तो टेक्निकल है, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे उसको, ये ऐसा होता है। सुनिए, ग्रेगोर मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, ग्रेगोर मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था। मतलब अलग अलग करके बोलो उसको। ग्रेगोर मेंडल करके एक साइंटिस्ट था। अरे सुनो जरा, सुन लो फिर मत कहना ये पता नहीं क्या हो गया, बड़ी खुशी हो रही है, एग्जाम खत्म हो गया। तो ये जो ग्रेगोर मेंडल था, ग्रेगोर मेंडल ने क्या करा, जैसे ट्रीज होते हैं, आपने कभी देखा है कि कोई आम का पेड़ है और आम के पेड़ पर गुलाब उग गया हो? ठीक है, नहीं देखा? अरे जंगल में जाना, कभी न जाना क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ, आम के पेड़ पर गुलाब कैसा आएगा? नीम के पेड़ के ऊपर आम आ जाता है। ठीक है, नीम के पेड़ के ऊपर आम आ जाता है। कैसा आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि अगर कभी भी किसी को भी ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म चाहिए उगने के लिए किसी भी प्लांट को, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं से भी जो ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स आम के पेड़ के ग्रेन अगर मान लीजिए नीम के पेड़ पर गिर गए हैं और इत्तेफाक से वो वहाँ पर फर्टिलाइज हो गया तो उगाएगा उसको। ऐसा होता है, और लोग तो लेबोरेटरी में करवाते हैं इस काम को। आपने देखा है ना कि शिमला मिर्च खाते हैं, शिमला मिर्च आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनती है, रंग बिरंगी आती है ना। तो क्या भगवान ने ऐसे बना कर भेजी है? बता रहा हूँ वही चीज़। मॉडिफाई करते हैं उसको। ठीक है, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई। तो क्या होता है कि
वैसे तो ओरिजिनल वो जो ग्रीन उसका कलर होता है वो उसी कलर का होता है, लेकिन होता क्या है कि जो एक स्टेम होता है, स्टेम इसका शिमला मिर्च का जो पौधा है उसका स्टेम वो लिया जाता है, ठीक है। उसमें यहाँ से ऐसे काटा और दूसरा ले लिया जाता है येलो कलर का जो रोज होता है, हाँ तो ग्राफ्टिंग है कर ना, देते उसको यूँ करके और ऐसे 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 रस्सी लपेट दी जाती है। रस्सी लपेटने के बाद में आपने देखा होगा नर्सरी में जो माली होता है वो आप हमेशा देखेंगे कि उसके कंधे पर तो एक गमछा टंगा रहेगा, है ना, और हाथ में एक हमेशा आप कभी भी जाएंगे, हाँ जी भैया बताइए, तो उसके हाथ में एक स्प्रे बॉटल रहती है, तो वो बीच बीच में ना पानी का स्प्रे करता रहता है उस पर, हल्का हल्का हल्का, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी देना है उसको। वो इस वजह से देना है क्योंकि अभी जुड़ने वाले वो फेज में चल रहे हैं, ये नहीं कि इस पर ले पानी और भर दे इसके अंदर, है ना, वो नहीं, थोड़ा 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 पानी देना है तो, और मिट्टी में डालना है, खाद वगैरह वो प्रॉपर डालते हैं। और जैसे ही, क्योंकि इसमें इस काम में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप ग्रीन कलर की कैप्सिकम लेने जाओगे तो ग्रीन कलर की कैप्सिकम वो आपको बोल देगा 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो, वहीं आप कहोगे नहीं मेरे को तो येलो वाली चाहिए, ना 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 मेरे को ये ब्लू वाली, ये वाली चाहिए, है ना, ब्लू भी आती है, वैरायटी हाँ, येलो अरे येलो भी आती है। तो अब आप ये देखिए, अब मैंने ब्लू भी देखी है, अब सुनिए, अरे भाई देखी है तो बता नहीं होगी तो वैसे कह देता कि नहीं, झूठ थोड़ी बोलूँगा, आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं कि एक तरीके के प्लांट का दूसरे तरीके के प्लांट में मिक्सिंग हो गई, ठीक है, मिक्सिंग हो गई तो बन गया। अब ये महंगा मिलता है इस वजह से। अब इसी तरीके से हमारा खानदान है, जो हमारी पुश्तें जो चली आ रही हैं, हाँ, जो मतलब आ रहे हैं, अब उसमें क्या हुआ, उसमें सबकी हाइट छोटे छोटे सब छोटे छोटे आ रहे थे, परदादा छोटे, दादाजी छोटे, पापा जी छोटे, मैं भी छोटा, सब छोटे ही छोटे। अभी क्या हुआ कि जो शादी हुई नेक्स्ट जनरेशन में जो शादी हुई, तो वो जो लड़की आई वो लड़की की हाइट बड़ी ज़्यादा, है ना, उसकी हाइट बड़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से उसके जो जीन्स हैं, उसके जीन्स में टॉलनेस वाले जीन हैं। दो तरीके के जीन होते हैं, एक अगर हम हाइट की बात करें तो दो तरीके के, एक तो होता है टॉलनेस का जीन, लंबेपन का, एक होता है ड्वार्फनेस का, बौनेपन का, ठीक है। तो डिपेंड करता है डोमिनेंट कौन सा आ रहा हूँ यार, आफत में रहते हो सारे के सारे। ड्वार्फनेस मतलब बौनापन, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसा होता है कि ये भी ना जीन्स की मिक्सिंग होती है। अब जीन्स की मिक्सिंग कैसे हुई कि ये तो मेल है, ठीक है, ये फीमेल है। तो हमने कहा कि जो मेल है, अच्छा, बॉडी के अंदर जो जीन्स है, जैसे हम ये जीन्स पहनते हैं ना, जो ये जीन्स हम पहनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ जीन्स। अभी इसको ये नहीं कहते कि जीन्स बस, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उसको बोला जाता है पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक ये और एक ये, पेयर ऑफ जीन्स। ऐसे आप ट्राउजर पहनते हैं तो उसको भी बोला जाता है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। कभी भी सिंगल ट्राउजर अगर आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो भी गलत है, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये आया ही कहाँ से है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये बोला जाए, ठीक है, वर्ड। तो अब ये जो जीन्स आया है ना, तो जीन्स को अ पेयर ऑफ जीन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जीन्स का जो ओरिजिनेशन हुआ वो हुआ ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की बॉडी से। तो जीन्स जो है वो कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, किसी ने कुछ बोला बस एकदम से, तेरी ऐसी तैसी कैसे फालतू बोला, मैं फालतू बोला, ठीक है। तो एकदम से गुस्सा आया तो मैं भड़क गया, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर गुस्सा आने वाले जीन्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आने वाले समय में अगला वारिस यानी कि बच्चा पैदा होगा। अब जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा एकदम पलटी मार गया, एकदम शांत, किसी ने उसको कुछ बोला कोई बात नहीं, ठीक है, किसी ने कुछ गाली दे दिया, आराम कर, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, इसे गुस्सा नहीं आता है, ये क्या बिल्कुल नलायक है, इसको गुस्सा नहीं आता। अभी क्या है कि वो नलायकी वाली बात या वैसी लायक पने वाली बात नहीं है। होता क्या है कि बॉडी में जीन्स हर तरीके के होते हैं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मेरे अंदर शांत स्वभाव वाला भी जीन्स होगा, लेकिन वो जो शांत स्वभाव वाला जीन्स है वो रिसेसिव जीन है, वो चुपचाप सोया पड़ा है, ठीक है। वो कभी पूरी लाइफ में कभी जगेगा भी नहीं, वो कभी लाइफ भर में जगेगा भी नहीं। इसी तरीके से अगर मैं देखने में लंबा दिखाई देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर बौनेपन का भी जीन्स है, लेकिन जो लंबेपन वाला जीन्स है वो डोमिनेंट जीन होता है। और डोमिनेंट
ये एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लंबेपन वाला जो जीन्स है वो हमेशा डोमिनेटिंग जीन होता है, वो डोमिनेट कर देता है ड्वार्फनेस वाले जीन को। तो अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक भी लंबा है तो 75% प्रोबेबिलिटी, इसको मैं प्रूव करूँगा अभी, 75% प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की होती है कि होने वाली जो औलाद होगी वो लंबी पैदा होगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होती है 75%, लेकिन 25% ये प्रोबेबिलिटी भी होती है कि नहीं छोटा होगा, ठीक है। अब वो कैसे होता है देखिए। हमने शुरुआत में हाँ मैं तो सब हाँ अब सुनिए आगे, जब हमने मेल की और फीमेल की बात करी, मेल और फीमेल की बात करी, तो शुरुआत जो है ये कहा गया कि भाई जब जब सृष्टि की शुरुआत हुई, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द दिस लाइफ, Big Bang. यूनिवर्स, तो तब ये माना गया कि एक मेल था और एक फीमेल थी। तो जो मेल था ये मान लिया गया कि मेल के जो दोनों जीन्स थे, जो उसके अंदर जो लंबाई वाले जो जीन्स थे, दोनों लंबाई वाले ही जीन्स थे उसके पास। तो इसका मतलब हमारे पास टॉलनेस और टॉलनेस, तो कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस। शांति रखो तुम लोग ना, हंसी मजाक में मुझसे। अरे ये करना है आपको, ये बायोलॉजी का 10th क्लास का पार्ट है, इधर उधर की थ्योरी नहीं बता, ये करना है आपको। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अरे कोई डॉट नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है। क्या हो गया? क्या एक बात, क्या हो जाएगा? इसकी सांस अटक गई हंसते हंसते। अरे देखो, अब सुनिए, जो फीमेल है, बिल्कुल शुरुआत में जो फीमेल थी उसका ये मान लिया गया कि उसके पास जो जीन्स थे वो छोटेपन के जीन्स थे, दोनों ही छोटेपन के जीन्स थे। तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्या हुआ, अब भाई इनके बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, मेल फीमेल के इनके बच्चे पैदा हुए। तो वो जो बच्चे पैदा हुए वो कैसे हुए वो देखते हैं जरा। तो पता है फिर क्या कॉम्बिनेशन बनाया गया कि क्या होगा कि जब भी कभी नई ऑफस्प्रिंग आएगी, यानी कि नई जब औलाद आएगी, नई जब जनरेशन आएगी, तो वो क्या करेगी, वो कुछ जीन्स तो ले लेगी फादर के, कुछ जीन्स ले लेगी मदर के। और ये जो है ना, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई ये नहीं कह सकता अरे ये तो अपने पापा पे गया है ना, ऐसा नहीं होता भाई। 50% कैरेक्टरिस्टिक फादर की, 50% कैरेक्टरिस्टिक मदर की। आधा टी सब मेल से ले लिया और आधा टी फीमेल से ले लिया। यस बिल्कुल, हमेशा कभी कोई ये कहे कि नहीं ये तो अपनी मदर पर, नहीं भाई, आधा बाप पर भी है, तुम्हें पता नहीं है अभी, वो धीरे धीरे एज के साथ पता चलेगा। अब सुनिए ऐसा कैसे होता है। अब सुनिए, हमने कहा कि हमने कहा कि ये मेल है और ये फीमेल है। हमने कहा कि अब इनका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन किस तरीके से हुआ, इधर तो रख दिया मेल को, इधर रख दिया फीमेल को, ठीक है। अब जरा मेल के जो जीन्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया, कैपिटल टी, ठीक है, और फीमेल के जीन्स को स्प्लिट कर दिया स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी, ये वाला जो कैपिटल टी है, ये शायद इसके साथ जुड़ जाए। हमने ये कहा मेल के 2 जीन्स हैं, ठीक है, और फीमेल के 2 जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन्स बोला जाता है। तो हमने मेल के जीन्स को स्प्लिट कर दिया, तो मेल के जीन्स क्या हो गए, कैपिटल टी, फीमेल के जीन्स को स्प्लिट कर दिया स्मॉल टी। अब कोई सा भी जीन कोई से भी वाले जीन के साथ में मिक्स कर सकता है। तो ये कहा कि मेल का ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ में मिक्स कर गया, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ, और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ। अब सुनिए, ये जो कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस। सर डी ले लेते हैं। एक्चुअली इसको वार्फनेस बोलते हैं, डी जो है वो साइलेंट होता है। नहीं, ये ग्रिगोर मेंडल ने सजेस्ट करा था कि अगर जो भी डोमिनेटिंग जीन है, डोमिनेटिंग मतलब एक ऐसा जीन जो दूसरे को सप्रेस कर देता है कि मैं डोमिनेटिंग हूँ, मैं तुम्हें सप्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की मिक्सिंग हो गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी की अगर मिक्सिंग हो गई, तो होता क्या है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की जब मिक्सिंग हो गई, तो फिर ये जो टॉलनेस वाला जीन है, इसको कैपिटल लेटर में लिखा ही इस वजह से है, और इसको स्मॉल में इस वजह से लिखा है क्योंकि ये होता है रिसेसिव जीन। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, तू कर ले अपने मन की। तो रिसेसिव जीन कहता है चल भाई तू अपने मन की कर ले, और डोमिनेटिंग जीन कहता है मैं अपने मन की चलाऊंगा, अपनी चलाऊंगा। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब ये हो गया कि जो होने वाली औलाद होगी उसके अंदर जो जीन्स का पेयर बनेगा वो यही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, छोटा बड़ा। इसका मतलब क्या है सुनिए, फादर तो बहुत लंबे थे क्योंकि दोनों टॉलनेस वाले जीन थे,
मदर बहुत छोटी थी क्योंकि दोनों ड्वार्फनेस वाले जीन थे। अभी जो औलाद हुई वो सारी लंबी लंबी पैदा हो गई। ठीक है, ठीक है, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे जितने भी हुए पहली जनरेशन में जितने भी हुए, तो वो सारे के सारे लंबे ही पैदा हो गए। अब कोई छोटा देखने को ही नहीं मिल रहा। पूरी जनरेशन में सारी जगह ढूंढ रहे हैं तो कहीं कोई छोटा इंसान ही नहीं नजर आ रहा है। लड़के हैं वो भी लंबे लंबे, लड़की हैं वो भी लंबी लंबी, तो कोई छोटा है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान बड़ा खुश हो गया, ये बहुत बढ़िया, अब जो है छोटापन इस पूरी अर्थ पर से छोटापन खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन भगवान तो भगवान है, नेक्स्ट जनरेशन भगवान की लीला अपरंपार है। ठीक है, और वो लीला जो है वो ग्रिगोर मेंडल ने समझ ली कि क्या थी वो लीला। तो अब क्या हुआ कि अब जो नई जनरेशन हुई, नई जनरेशन जितनी भी आई, उसमें जितने भी बच्चे हुए वो सबके जीन्स यही थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही जीन थे। ठीक, तो सब देखने में कैसे दिखाई देंगे? सब लंबे दिखाई देंगे। अब फिर इनकी भी शादियाँ हुई आपस में। अब जब शादियाँ हुई तब क्या होता है? तो ये कहलाएगी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्रॉस, क्रॉस कहते हैं इसको, क्रॉस, मेल फीमेल का क्रॉस। उसके बाद सेकंड जनरेशन में ये आ गए सारे के सारे। ठीक है, चलिए जी, सेकंड जनरेशन क्रॉस। सेकंड जनरेशन क्रॉस। तो सेकंड जनरेशन क्रॉस में क्या हुआ कि फिर सारे के सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करा कि चलो इनमें से कोई भी मेल को ले लिया, मेल को लिया भाई, मेल का भी जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप बोल देते हैं इसको, जीनोटाइप ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल का कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो फीमेल है फीमेल का भी यही है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। ठीक है, तो वेरिएशन is the mother of existence on this earth. Variation is the mother of existence on this earth. वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी लड़का एग्जैक्टली अपनी मम्मी जैसा या एग्जैक्टली अपने पापा जैसा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कभी भी कोई लड़की अपने मम्मी जैसी अपने पापा जैसी नहीं होती, चेंजेस होते हैं हमेशा। और अगर चेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग है वो। वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन हो गया ना, पहली जनरेशन में जो फीमेल थी, फीमेल के पास टॉलनेस के जीन्स ही नहीं थे, और जो दूसरी जनरेशन में फीमेल्स आई, सारी फीमेल्स के पास, सबके पास टॉलनेस वाले जीन थे, सबके पास थे टॉलनेस वाले जीन। अब क्या हुआ? अब कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, तो कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी के साथ मिल गया, कैपिटल टी। अच्छा, तो ठीक है, ये जो बनेगा ये लंबाई बच्चा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, स्मॉल टी रिसेसिव है, ये डोमिनेट कर जाएगा, ये भी लंबाई होगा। स्मॉल टी कैपिटल टी को लिखा ऐसे ही जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और जब ये इसके साथ हो गया, मतलब कि मदर और फादर दोनों टेंशन में आ गए देख के कि अरे भाई हम तो दोनों लंबे हैं, छोटा कहाँ से आ गया। ठीक है, टेंशन हो गई, ये छोटा कहाँ से आ गया, क्या हो गया, इसके अंदर कुछ ग्रोथ की कमी रह गई, क्या प्रॉब्लम हो गई। अरे भैया, उसने तुम्हारा भी रिसेसिव और तुम्हारा भी रिसेसिव जीन ले लिया, रिसेसिव का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4, और ये लंबे होने के कितने चांसेस हैं? 3 आउट ऑफ 4। तो 3 आउट ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4 25 का 100, तो 75% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर माँ बाप दोनों लंबे हैं, अगर माँ बाप दोनों लंबे, आप कहें कि और ये वाले जीनोटाइप है उनके, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर 25%, वो 75%, 75% चांसेस हैं कि होने वाले जो बच्चे हैं वो लंबे ही पैदा होंगे। लेकिन 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 25% ये चांसेस होते हैं कि बच्चा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम छोटेपन की बात करते हैं, तो जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोगों की जो बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो लंबे लोग होते हैं उनका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है सर, जेनेटिक है जो भी। सर मतलब 75% चांसेस हैं कि बच्चा लंबा होगा। हाँ, और 25 ये है कि छोटा होगा। छोटा, ठीक है ना। भाई तो कुछ ही तो लिया, बहुत बस सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जेनेटिकली मतलब ये बायोजेनेटिक्स है, एक फील्ड है बायोजेनेटिक्स, एक फील्ड बायोटेक्नोलॉजी है, एक माइक्रोबायोलॉजी का तो खैर इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बायोजेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ये फील्ड बड़ा एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है आजकल, बहुत एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। आपने सुना होगा क्लोन्स,
सुना है क्लोन? क्लोन सुना है? CLONE क्लोन सुना ही नहीं? यस यस। तो क्लोन से क्या करते हैं, लेबोरेटरी में नया इंसान तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, कि मेरे को तो क्रिकेटर चाहिए तो क्रिकेटर के जीन ले लिए, ठीक है ना? क्रिकेटर की भी बॉडी में से वो वाला क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के टोटल 26 पेयर होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है? उसमें से वो वाला पेयर निकाल लिया, भाई ये स्पोर्ट्स वाला पेयर है, ये वाला पेयर निकाल लो, बस वो वाला जीन्स निकाल लिया, ठीक है? नहीं मेरे को तो कलाम जितना इंटेलिजेंट भी चाहिए, तो कलाम जितना इंटेलिजेंट, तो वो वाला भी जो वो क्रोमोसोम है वो निकाल लिया, और ऐसे ही बेस्ट क्रोमोसोम्स जो है वो इकट्ठे करके और लैब में एक नया इंसान ही डेवलप कर दिया, ठीक है? हाँ ये तो बहुत गलत काम है ना। हाँ, है तो गलत काम, ठीक है, लेकिन मतलब आगे चल देखिए, जो इंसान वो मशीन में पैदा होंगे। नहीं ये चल रहा है काम, ये काम तो चल रहा है, देखिए उसके शॉर्ट ठीक है? और ऐसे ही आपने साइंटिफिक फिक्शन वाली फिल्में भी देखी, कौन सी फिल्म में? उनको पता होगी, कौन सी Amazon पे वो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, सॉन्ग है। भाई Amazon में चलिए जी, बेटा रहा हूँ, देखिए तुमने? अरे थोड़ी बहुत फिल्में बहुत देखते हो आप। सर मैं नहीं देखता, मेरे को वो देखता है तो सारी पता है। वो पीछे वाला बता रहा था, मैं बोल मैं रहा भी नहीं देखता। हाँ ये बता रहा था सर दक्ष मुझे तो। हाँ 45 मैं तो आइडिया। ठीक है, तो मतलब क्लोन टेक्नोलॉजी जो है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। हाँ देख, ये दक्ष देखता है और यश। विश्वास है आगे में। है ना यश? आगे में दिखता है तो? नजर क्या क्या देखते हैं? Valorant में क्या तीसरी वो कौन सी फिल्म आई आईपी बैन कर रहे हैं बिना बात की बैन कर रहे हैं स्नैप चला आई गेस आईपी बैन कर देगा नहीं जज करो बाहर बड़े कॉलेज और 25% का 25% का दुख है भाई दुख। कोई ये जनरेशन तेरा तो 75% वाला हिसाब है। 183 इसी तरीके से बायोलॉजी में ना इस बार वो जो आपने लास्ट ईयर करा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और उल्टे सीधे फालतू के बकवास चैप्टर्स, जो चैप्टर जो हाँ ना, साइंस नाइन्थ क्लास में। तो इस बार जो चैप्टर्स हैं, इस बार चैप्टर सारे के सारे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी मदर का ब्लड ग्रुप पता हो, फादर का ब्लड ग्रुप पता हो, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B+। ठीक है ना? तो वो कैलकुलेट वो भी है यहाँ पर 12 इसमें 10th क्लास में वो भी चीज़ है, तो कौन से चैप्टर में? है ना? इसी में है आगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग है, जिसे आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। मतलब डेली लाइफ के बारे में हाँ, वो तो तेरा बेस क्लियर करने के लिए चलिए। तो 10th में तो अच्छा नंबर ला पाएगा। अब जो है हमने ये देखा कि ब्लड जो है, ब्लड हमको अलग अलग तरीके की बॉडी को जो अलग अलग तरीके की जो डिजीजेज हैं उससे भी बचाती है, ठीक है? इसने क्या सुना दिया तुम्हें? अच्छा सबसे वही एक्सपीरियंस था। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, जो अगला पॉइंट है ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, वो काम भी ब्लड ही करता है। कैसे? मतलब जैसे सर हमारा टेम्परेचर हाई या लो हो जाता है 38 पॉइंट समथिंग। सर से जैसे मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई या लो हो जाता है तो मतलब वो ब्लड ही करता है कंट्रोल। ये पर्सपिरेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए बुखार में तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है,
बाहर में तो सर वायरस। बिल्कुल लो ही हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें तो हाँ, बॉडी हाँ, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। जैसे हम बात करते हैं इसकी, हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, अब एक्सरसाइज हमने करी या खेल कूद कर आए, उस टाइम अगर हम कंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम, ऐसा नहीं है कि हमको थकान या वैसा लगता हो, लेकिन आप अगर थर्मोमीटर से टेम्परेचर अपना चेक करेंगे तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल से काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, 101 102 ऐसा हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अरे हाँ अच्छा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये मैं स्कूल भी जाता था नहीं, नहीं, नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, 9th और 10th आपके पेरेंट्स ने भी करी थी, 9th और 10th आपके पेरेंट्स ने भी करी थी, तो उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है, ठीक है, उनको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं रोज एक्सरसाइज करूँगा पकड़ में आ जाओगे भाई। सर। अब सर स्टैमिना बढ़ाने के लिए ये सब चिंदी काम भी छोड़ो। अब क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है। वो नॉर्मल करता कौन है? वो ब्लड ही नॉर्मल करता है सर उसको, जब तो क्योंकि पसीने आने के बाद सर ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है। ठंडे ठंडे बोलती सर ये होता है ना, वो लगता है, feel बिल्कुल। होता तो है। वो चीज़ जो है वो पर्सपिरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। पर्सपिरेशन क्या होता है? जो बॉडी से स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग जो है वो क्या करेगा, जो ब्लड है, हमने ये कहा ना यहाँ पर कि जो ब्लड है इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करता है ब्लड ही। तो आप ये देखिए कि जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि हमने रिगरस एक्सरसाइज करी तो हमने बड़ी तेज़ी से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, है ना, और बड़ी तेज़ी से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो तेज़ी से ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाई, तो हमने वो जो पेस है, वो पेस उसका इंक्रीज़ हो गया, फास्टन अप हो गया। तो जब वो पेस तेज़ हो जाता है तो हम तेज़ी से ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं, तो ब्लड की पंपिंग भी फास्ट होती है। जब ब्लड की पंपिंग फास्ट होगी तो ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है बॉडी में, और जब ब्लड बहुत तेज़ी से बॉडी में फ्लो करेगा तो बिल्कुल मशीनरी वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि मशीन अगर बहुत तेज़ी से चलेगी तो गर्म होगी, और इसी तरीके से जो बॉडी है, बॉडी में धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्लड जो है वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। स्वेट जो है वो बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो स्किन के थ्रू स्वेट बाहर निकलने लगता है, और जब वो बाहर निकलता है तो फिर आसपास अगर कुछ भी विंड चल रही है, हल्की फुल्की विंड चल रही है, तो विंड से होता है क्या है कि वो इवेपोरेशन तेज हो जाता है। फास्ट हो जाता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, तो वो जब चीज़ उड़ती है, मतलब जब इवेपोरेट होती है तो लेटेंट हीट हमारी बॉडी से वो सक कर लेती है, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट पीछे रह जाता है। सर ऐसे कंसेप्ट उसमें पढ़ा था 9th में चैप्टर 2 में। वही वाली चीज़ बता। अच्छा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स उसमें था ये। चलिए जी, अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो खत्म भी हो गया? हाँ, ये वाला खत्म? ये सिर्फ फंक्शंस ऑफ ब्लड बताया था मैंने। अच्छा फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में क्या है? द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड जो है वो ब्लड ही पूरी की पूरी बॉडी में इधर से उधर ब्लड घूमता रहता है। तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड है। ब्लड के अलावा भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, बताता हूँ। यस The human blood circulatory system consists of the heart, the organ which pumps and receives the blood. Heart क्या करता है? ब्लड को पंप भी करता है और रिसीव भी करता है। And the blood vessels through which the blood flows in the body, और blood vessels, तो हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये होता है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन चीज़ ये होती है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो फ्लो करती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। वही आया था सर का ही आया था मैसेज। क्या मिलते? अरे वो सर ने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था ना, शायरी। आपकी इंग्लिश वाली सर नहीं, वो मेरे सर भेजते हैं। अभी देखो नौ मैथ्स वाले वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो देखो ये अभी वही आया, पहले जन्म एवं मृत्यु, ये खुद लिख कर भेजते हैं। पहले जन्म एवं मृत्यु दोनों मुफ्त होते थे, मगर अफसोस अब ये दोनों महंगे हो गए, क्योंकि
बच्चे ऑपरेशन के बिना पैदा नहीं होते और मृत्यु वेंटिलेटर के बिना नहीं होती। इतने तो बोला भी नहीं था। क्लोज फ्रॉम भाई क्या हो गया तेरी सर कुछ भी लिखकर बनाकर वो रोज भेजते हैं। वाह 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 क्या वही जो फेसबुक पर लोग फोटो अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद लिखते हैं वाओ वेरी ग्रेट पिक्चर, गुड पिक्चर, लुकिंग कूल, लुकिंग हैंडसम, ये सारी चीजें वही वो लिख कर वो होता है ना। कोई भी फेसबुक पर फोटो अपलोड कर देता है, उसकी लल्लू से लल्लू भी फोटो आएगी तब भी लिख कर ये भेजते हैं। अब ये क्या है कि ये कि नहीं मैं उसको लिख कर भेजूंगा तो जब मैं डालूंगा तो वो भी मेरे को लिख कर भेजेगा। तो इसी में उसने उसकी तारीफ करी, उसने उसकी तारीफ करी, इसी में लाइफ बर्बाद हो जाती है। दिखावा स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है। और जितने आप हिट्स करते हैं उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया वाली वेबसाइट पर जाकर जितने आप हिट्स करते हैं उतना ही उसकी जेब में पैसा जाता रहता है। मेटा है ना, तो क्या मेटा है ना, तो मेटा बेटा फेसबुक बेटा हो गई ना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब। In addition to the blood circulatory system for the transport in human beings, there is another system called lymphatic system, which also helps in the transport of materials in the body. तो blood circulatory अरे भैया फोन मत चलाओ। तो पूरी क्लास में फोन चलाया है। इसने दक्ष ने पूरी सब थीम चेंज करी, फिर पता नहीं क्या कर दिया। ये फोन वोन 3-4 बार स्नैप देखा। सर अभी वो टाइटल क्या आवाज आ रही थी कर रहा था ये। सर देखो ये थीम चेंज करी मेरे सामने। देख लो यूं कर रहा है यूं। अच्छा चले आगे चले। तुम्हारा तो फोन टूट गया ना। In addition to the blood circulatory system for the transport in human beings, there is another system called lymphatic system, which also helps in the transport of materials in the human body. तो इसके अलावा एक और भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लिक्विड फ्लो करता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड ब्लड, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड फ्लो करता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिम्फ, उसको लिम्फ बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम LYM वही बता रहा हूँ। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो जो लिक्विड फ्लो करता है बॉडी में दैट इज कॉल्ड ब्लड, है ना। और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड फ्लो करता है वो कहलाता है लिम्फ। LYMPH। हाँ वो सर उसका देखा प्रोसेस क्या है, है? देखा है वो लिम्फ देखा है। नहीं लिम्फ क्या होता है, जो कभी कभी चोट लग जाती है ना बॉडी में, कहीं पर भी चोट लग अच्छा वो जाती जो है, हल्का वैसे देखा है, वो मैंने जो देखा व्हाइट है। कलर का पस जम जाता है, मैंने देखा है। वो जो आता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। 3-4 बार आया है मेरे पास। हाँ वो जब ज़्यादा वो वैसे सर उसका थोड़ा वैसा प्रोसेस क्या होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम भी यही होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाना। और बहुत ज़्यादा एम्फसाइजिंग नहीं होता। जैसे हमने कहा ब्लड है, ब्लड का तो ज़्यादा रोल है, लेकिन लिम्फ का रोल सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आता है जहाँ Protection के लिए, पर प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पर भी कहीं इंटरनल चोट लग जैसे गई तो लिम्फ आएगा। लगती है। चोट लग गई, आप देखते हैं ना कि जो चोट लगती है तो जो ब्लड है वो ब्लड डिपॉजिट हो जाता है थोड़ी देर में, क्लॉट जम जाता है। तो वो क्लॉट जो है वो लिम्फ की वजह से जमा होता है और फिर लिम्फ की ही एक लेयर जम जाती है जिसको आप बोलते हैं ना कि उसको पपड़ी लॉट तो प्लेटलेट्स के या तो ये डिसाइड होता है वाइट ब्लड प्लेटलेट्स, और वो जो वाइट ब्लड प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो लिम्फ से ही बनती है। सर कि यहाँ पे हो सकता है कहीं भी हो सकता है। पूरी बॉडी में लगी होगा या तो यहाँ हो कितनी सकता गहरी है चोट है यहाँ। ये तो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद मेरे को था ना वो जैसे चोट लग जाती थी उसको, कौन सी फिल्म थी वही तुम्हारे नाम वाली कृष्ण, वो चोट लग जाती थी तो वो उस पर आता था, वो जादू हाथ घुमाता था उसकी चोट ठीक हो जाती थी, वो वाली। ठीक है, तो उसने लिम्फ के लिए कुछ काम नहीं छोड़ा, उसने हाथ घुमाया चोट ठीक हो गई। फिर है द लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटीरियल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड सर्कुलेट करता है और मटीरियल्स को कैरी करता है उसको लिम्फ बोल देते हैं। Thus in human beings the various substances are transported through two liquids called blood and lymph. Human beings में जितने भी मतलब जितने भी substances हैं वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर से उधर, वो ब्लड और लिम्फ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। हाँ
मतलब सर ट्रांसपोर्ट का मेन काम यही है, ब्लड को इधर से उधर ले जाना। नहीं नहीं, ट्रांसपोर्ट का काम ये है कि ब्लड जो जाता है ना इधर उधर, तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये लेकर जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें हार्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। प्रोटीन को बदल के जाता है हाँ, प्रोटीन को वो भी सब ब्लड ब्लड ही लेकर मतलब Blood जो ले भी जाता उसके है। काम की चीज होती है वो साथ ले जाता वो है। सब सर ब्लड का नहीं, हाँ दोनों। मिक्स हो ब्लड और लिम्फ मिक्स हो जाता उसका ये कहना है कि वो एक ही उसमें जाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ एक ही में जाते हैं। चलिए जी ठीक है, फिर आदत नहीं करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर कल मैच करेंगे या सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मैं कल अपनी आड़ी लगूंगा हाँ? आड़ी नहीं, कल की तो छुट्टी है, परसों। लगाइए आड़ी कुछ। हाँ मेरी है